Hello everyone. In this video we will discuss about surgical infections. So let's start our topic. देखिए, पहले हम करेंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन. ओके. तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होते हैं कि अगर कोई पेशेंट जो है वो एडमिट होता है हॉस्पिटल में, ठीक है. कोई पेशेंट जो है एडमिट होता है हॉस्पिटल में और उसके 48 आवर्स के बाद उसको इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है. इसे हम कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन. या वो डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल से और उसके विद इन 3 डेज़, ठीक है, विद इन 3 डेज़ में उसको इन्फेक्शन हो जाए. या जो है अगर उसकी कोई ऑपरेशन हुआ है उसका, ठीक है, और उसके विद इन 30 डेज़ में उसको इन्फेक्शन होता है, तो इसे हम कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन. ओके. तो इसकी डेफिनेशन क्या है, देखें. इट इज़ इन्फेक्शन, ओके, दैट फॉलोज सर्जरी और एडमिशन. ओके. तो या तो जब सर्जरी करते हैं उस पेशेंट की, ठीक है, उसके विद इन 30 डेज, या एडमिशन के आफ्टर 48 आवर्स. ओके. एडमिशन टू द हॉस्पिटल. ओके. तो देखें, 48 आवर्स आफ्टर एडमिशन. ओके. और हमारे पास क्या होता है, 3 डेज ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है. हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज होगा, उसके विद इन 3 डेज में उसको इन्फेक्शन हो जाए. या उस पेशेंट को जो है उसका ऑपरेट हुआ था और वो जो पेशेंट है उसके विद इन 30 डेज उसको जो है इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है. तो इसे हम कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन. ओके. अब कुछ हम एमसीक्यूज करते हैं, ठीक है, जो सिंगल लाइन एमसीक्यूज होते हैं. तो देखें, जो मोस्ट कॉमन, ओके, अभी अब देखें, मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कौन सा होता है. मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन. ओके. तो ये हमारे पास होता है यूटीआई. तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो है वो है यूटीआई. ओके. तो ये 30 to 40% होता है, 30 to 40% की रेशियो, ठीक है. तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे. अब देखें, ये ओवरऑल मोस्ट कॉमन जो है वो यूटीआई है, ठीक है. बट अगर पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन एक्वायर्ड इन्फेक्शन सर्जिकल पेशेंट, ठीक है, मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन. ओके. इन्फेक्शन इन सर्जिकल पेशेंट, जो सर्जरी जिन्होंने करवाई होती है उन पेशेंट में मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कौन सा है, तो वो हमारे पास जो है वो सर्जिकल साइड, जहाँ पे सर्जरी हुई है, जहाँ पे वाउंड है, वहाँ पे इसको इन्फेक्शन हो जाना, सर्जिकल साइड इन्फेक्शन. ओके. ओके. बट बट ओवरऑल मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन है, जो मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है वो यूटीआई है. बट अगर एग्जामिनर मेंशन करे कि मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन सर्जिकल जो होते हैं हमारे पास पेशेंट, तो वो है सर्जिकल साइड इन्फेक्शन. ओके. अब देखें सेकंड मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कौन सा है. तो ये आपने याद रखना है, ये हमारे पास है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, ठीक है, सर्जिकल. अगर सिंपल एग्जामिनर ये पूछता है कि मोस्ट कॉमन सेकंड मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन, तो वो आपने जो है वो मार्क करना है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, ठीक है. अगर वो मेंशन कर रहा है कि मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन इन सर्जिकल पेशेंट, तो फिर हमारे पास सर्जिकल साइट इन्फेक्शन. ओवरऑल मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन जो है वो यूटीआई है, ठीक है. थर्ड मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन जो है, थर्ड मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन. ओके. थर्ड मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल इन्फेक्शन जो है वो कौन सा है, तो वो हमारे पास है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन. ओके. अब फोर्थ मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन, फोर्थ मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन, ये सारे ही एमसीक्यूज हैं, ठीक है. फोर्थ जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर लें हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन. तो वो कौन सा है हमारे पास, वो है बैक्टीरियमिया, ठीक है, बैक्टीरियमिया.
रीमिया। ओके, अब जो फिफ्थ मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो है हमारे पास, वो कौन सा है? तो वो है एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया। ओके, तो यहाँ पे देखें, मोस्ट कॉमन जो हॉस्पिटल इन्फेक्शन है वो यूटीआई है। ठीक है, अगर एग्जामिनर मेंशन करता है कि मोस्ट कॉमन सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, तो वो है सर्जिकल पेशेंट में इन्फेक्शन जो है वो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन है। सेकंड मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन वो सर्जिकल इन्फेक्शन है। ठीक है, थर्ड मोस्ट कॉमन जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। ओके, एंड फोर्थ मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बैक्टीरियमिया। ओके, फिफ्थ मोस्ट कॉमन जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है वो एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया। ओके, तो ये आपने याद रखें। अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखें, तो मैं कुछ ऑर्गेनिज्म आपको बताऊंगा। ठीक है, वो जो ऑर्गेनिज्म है वो कॉमन आपने देखना है कि हमारे पास कौन कौन से जो इन्फेक्शन है। जस्ट एक ऑर्गेनिज्म अब ई कोलाई बताऊंगा, ये किन किन के अंदर जो है हमारे पास मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है, तो ये भी हमारे पास एमसीक्यू आता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अभी आप देखें, यहाँ पे हमारे पास यूटीआई, ठीक है, यूटीआई या अक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस। ठीक है, वो अक्यूट है या क्रोनिक है। ठीक है, दोनों कंडीशन में हमारे पास जो होता है मोस्ट कॉमन जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है? तो वो हमारे पास मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो है वो ई कोलाई है। ठीक है, तो एमसीक्यूज आता है कि मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म फॉर अक्यूट या क्रोनिक प्रोस्टाइटिस, तो वो हमारे पास क्या है? ई कोलाई। या यूटीआई के लिए मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा है? वो ई कोलाई है, जो यूटीआई करवाता है। ठीक है, तो ये अपने याद रखना है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास जो है ऑर्काइटिस। ठीक है, एपिडिडमो ऑर्काइटिस, और काइटिस या प्रोस्टेटिक अब्सेस, इनका मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है? तो वो भी हमारे पास ई कोलाई है। ठीक है, ई कोलाई, आपने ये चीज़ें याद रखनी। मोस्ट कॉमन इनका भी जो ऑर्गेनिज्म है वो ई कोलाई है। अब या तो वो चिल्ड्रन हो, ठीक है, एल्डरली हो। अगर इस तरह आ जाए, मोस्ट कॉमन जो यूटीआई जो होता है, यूटीआई जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म करवा रहा है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म इन चिल्ड्रन, तो वो हमारे पास कौन सा होगा? वो ई कोलाई होगा। ठीक है, या होमोसेक्सुअल। ठीक है, इनके अंदर मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा है? वो ई कोलाई। तो ये भी आपने याद रखना है। अब देखें, पाइलोनेफ्राइटिस अक्यूट या क्रोनिक, पाइलोनेफ्राइटिस, तो इनका जो ऑर्गेनिज्म होता है मोस्ट कॉमन वो भी हमारे पास ई कोलाई है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। अब देखें, जो हमारे पास कोलिंजाइटिस है, ठीक है, कोलिंजाइटिस, इसका भी जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? वो ई कोलाई है। तो ये आपने कुछ एमसीक्यूज पॉइंट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। सिंगल लाइन क्वेश्चन है। यूटीआई जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है ई कोलाई है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, यूटीआई, उसके बाद एपिडिडमो आर्काइटिस का मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा है? वो ई कोलाई है। प्रोस्टेटिस का ई कोलाई, प्रोस्टेटिक अब्सेस, या चिल्ड्रन, एल्डरली, होमोसेक्सुअल, कोई भी इनमें से पेशेंट है तो उनका जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो भी ये इन्फेक्शन करवा रहा है तो वो ई कोलाई है, वो ई कोलाई है। ठीक है, पाइलोनेफ्राइटिस, ओके, पाइलोनेफ्राइटिस एंड कोलिंजाइटिस, इनका भी जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है वो ई कोलाई है। अब देखें, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है? तो वो देखें, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। ठीक है, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। ओके, तो अभी हम करेंगे सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। देखिए, जो सर्जिकल, अब देखें जो वाउंड होता है, ठीक है, पहले आप देखें कि जो इन्फेक्शन है जहाँ पे हमारे पास कोई वाउंड है, देखें फॉर एग्जांपल ये एक वाउंड है। ठीक है, अब ये एक वाउंड है, अब इसके अंदर क्या होगा? इन्फेक्शन हो गया। हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाउंड इन्फेक्टेड वाउंड है? तो वो जो वाउंड होगा वो वाला, उसमें से या तो उसकी जो भी वो रेड रेड हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, रेड हो जाएगा। और वो जो वाउंड होगा उसके अंदर हमें जो होगा वो पस होगी, डिस्चार्ज, पस उसकी डिस्चार्ज हो रही होगी उधर से। ठीक है, उस वाउंड से पस जो होगी वो डिस्चार्ज हो रही होगी। ठीक है, या हमें जो है वो ड्रेनेज करने की ज़रूरत पड़ेगी उधर से, क्योंकि उसकी जो स्वेलिंग हो चुकी है और उसके अंदर जो पस है, ठीक है, पस फिल जो होता है वो वाउंड है। तो उसको हम कहते हैं कि ये जो वाउंड है ये इन्फेक्टेड वाउंड है। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है? देखें, वाउंड दैट डिस्चार्ज, ठीक है, डिस्चार्ज सिग्निफिकेंट, ठीक है, सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ पस,
ठीक है। वाउंड जो है जिससे सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ पस जो होती है वो डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है, या हमें जो है डिस्चार्ज, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ पस जो है वो डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है। ये हो सकता है स्पॉन्टेनियसली जो होती है जैसे खुद ब खुद जो होती है वो डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है। ये यहाँ तो हमारे पास कोई वाउंड है, उसका जो होता है वो फॉर एग्जांपल कोई सर्जिकल वाउंड था, या हमारे पास दूसरा कोई कोई भी वाउंड है, ठीक है, उसमें से क्या हुआ, पेशेंट जो है उसकी जो वाउंड से पस जो होती है वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है, खुद ब खुद ही पस जो है वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गई है, या उसकी स्वेलिंग हो गई है, उसके अंदर जो है पस है, और हमें जो होती है उसकी ड्रेनेज करने की जरूरत पड़ी है। तो हम कहते हैं कि ये जो वाउंड है ये हमारे पास क्या है, ये सर्जिकल साइट वाउंड है, ठीक है। आर नीड्स सेकेंडरी प्रोसीजर, ठीक है, प्रोसीजर टू ड्रेन इट। देखें, वाउंड उधर से जो है पस डिस्चार्ज हो रही है, या हमें जो होती है उसकी सेकेंडरी प्रोसीजर करना पड़ रहा है उसकी उसको ड्रेन करने के लिए, ठीक है, प्रोसीजर करना पड़ रहा है उसको ड्रेन करने के लिए, या उधर से खुद ब खुद जो होती है पस जो होती है वो ड्रेनेज हो रही है उसकी। तो ये हम कहते हैं सर्जिकल हमारे पास जो होती हैं इन्फेक्टेड वाउंड, ओके। अब देखें हमारे पास इनकी जो सवेरिटी है वो किस तरह से हमने मेजर करना है, कि इनका हमारे पास हम किस तरह से देख सकते हैं कि जो वाउंड्स हैं इनकी जो सवेरिटी है वो क्या है। तो उसके लिए हमारे पास स्कोरिंग सिस्टम है, ठीक है। एक तो हमारे पास स्कोरिंग सिस्टम जो है वो क्या है, स्कोरिंग सिस्टम, ओके, फॉर severity severity of wound infection, ठीक है। इनका जो एक तो हमारे पास जो है वो है साउथ एम्पटम वाउंड स्कोरिंग सिस्टम, ओके। और सेकंड पे हमारे पास क्या है, सेकंड का स्कोरिंग सिस्टम जो ए सेप्सिस वाउंड स्कोर, ओके। तो ये है हमारे पास साउथ एम्पटम स्कोरिंग सिस्टम एंड ए सेप्सिस वाउंड स्कोर। तो अभी हम इसको जो है पहले हम करेंगे साउथ एम्पटम जो वाउंड स्कोरिंग सिस्टम है, देन उसके बाद हम ए सेप्सिस करेंगे, ठीक है। तो देखें, अब इसमें क्या होता है, तो इसमें देखें इसमें ग्रेडिंग है, ठीक है, ग्रेड 0, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इस साइड पे ग्रेडिंग होगी। देन हमारे पास अपीयरेंस क्या है, उस वाउंड की जो है वो अपीयरेंस क्या है, ठीक है, अपीयरेंस क्या है, और उसकी आगे सब टाइप क्या है, सब टाइप अपीयरेंस, ठीक है। तो अभी आप देखें कि यहाँ पे क्या है, ग्रेड, ठीक है। तो ज़ीरो जो होता है ना, ज़ीरो हमारे पास जो ज़ीरो ग्रेड होता है इसमें क्या होता है, तो आपने याद रखना है जो ज़ीरो ग्रेड है इसके अंदर हमारे पास नॉर्मल वाउंड होता है, उसमें कोई भी इन्फ्लेमेशन रेडनेस कुछ भी नहीं होता, ठीक है। वो जो वाउंड होता है वो नॉर्मल, उसकी हीलिंग का मैकेनिज्म उसके अंदर नॉर्मल हो रहा होता है, तो उसको हम ग्रेड देते हैं 0, ठीक है। अब देखें जो ग्रेड 1 के वाउंड होते हैं, ठीक है, ग्रेड 1 उसमें क्या होता है, हीलिंग नॉर्मल होती है, ठीक है, नॉर्मल हीलिंग होती है, बट विद माइल्ड एरिथीमा, ब्रूजिंग एरिथीमा, ठीक है, माइल्ड हमारे पास ब्रूजिंग होती है एरिथीमा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो 1 है, स्कोर ग्रेड 1 है, उसमें क्या होता है, हीलिंग जो होती है वो नॉर्मल होती है, बट माइल्ड या तो ब्रूजिंग होगी, या वहाँ ब्रूज बने होंगे, या एरिथीमा रेडनेस होगी, ठीक है। तो अब इनकी आगे सब टाइप है, ठीक है, सब टाइप है ग्रेड 1, देखें ग्रेड 1A, ग्रेड 1B और ग्रेड 1C। जो ग्रेड 1A है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सम ब्रूजिंग होती है, माइल्ड सी इसमें जो होती है वो ब्रूजिंग होती है, ठीक है। अब जो ग्रेड 1B है इसमें जो होती है कंसिडरेबल मॉडरेट ब्रूजिंग होती है, ठीक है, क्या होती है मॉडरेट, कंसिडरेबल या कंसिडरेबल ब्रूजिंग, ब्रूज बने होते हैं, ठीक है। अब जो ग्रेड 1C है, ठीक है, ग्रेड 1 की जो सब टाइप सी है इसके अंदर क्या होता है, माइल्ड एरिथीमा होता है, माइल्ड एरिथीमा, ठीक है। ये जो चीज़ें याद करने वाली चीज़ें, इसमें कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपने जो इनको याद करना है, इनमें से एमसीक्यू जो है वो लाजमी आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास जो है स्टेज 2, ओके, नेक्स्ट कौन सी स्टेज है, स्टेज 2। अब जो स्टेज ग्रेड 2 है इसमें क्या होता है, ग्रेड 2 में एरिथीमा होता है, ठीक है,
जो वाउंड होता है वो रेड होता है, रेडनेस होती है, प्लस प्लस और क्या मिलता है हमें, साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन होते हैं, ठीक है, साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन मिलती है। अब इन्फ्लेमेशन के साइन क्या होते हैं, वहाँ पे वार्म होगा, जहाँ पे जो रेडनेस रेडनेस होती है, वार्म होता है, ठीक है, स्वेलिंग होती है, तो ये सारे साइन होते हैं इन्फ्लेमेशन के साइन होते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखें इसके जो ग्रेड 2 है इसमें क्या होता है, रेडनेस होती है और साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। अब इसके आगे जो होती हैं सब टाइप, 4 सब टाइप है, 1A 2A सॉरी 2A 2B 2C एंड 2D। अब जो 2A है, ठीक है, 2A में क्या होता है, जो एरिथीमा और साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन होते हैं, देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक वाउंड है, ठीक है, यहाँ पे एक वाउंड है, उसकी एक लोकेशन पे, एक साइड पे क्या है, जस्ट वन पॉइंट पे जो है, वहाँ पे जो है वो एट वन पॉइंट, ठीक है, उस पे जो है वो एरिथीमा है और साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन एट वन पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब जो बी होता है, जो 2 का जो सब टाइप बी है, इसमें क्या होता है, अराउंड द सूचर, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये मेरे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाउंड है, तो इसको जो है सूचरिंग किस तरह करते हैं हम, इसको इस तरह हमने सूचरिंग की होती है, सूचरिंग, ठीक है, सूचरिंग की होती है सूचरिंग। अब यहाँ पे क्या है, वो कह रहा है कि अराउंड द वाउंड, वाउंड के अराउंड क्या है, एरिथीमा है, ठीक है, रेडनेस है और साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, अराउंड द वाउंड, ठीक है। तो क्या है, अराउंड द वाउंड, सॉरी अराउंड द सूचर, अराउंड द सूचर, ठीक है। अब जो ग्रेड 2C है, ग्रेड 2C है, अब ग्रेड 2C में क्या है, अलोंग द वाउंड, ये जो वाउंड है ये वाला, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, कहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन के साइन आ रहे हैं, इन्फ्लेमेशन है, प्लस यहाँ पे एरिथीमा रेडनेस है, अलोंग द वाउंड, जहाँ पे वाउंड है यहाँ पे ये कट लगा है, तो यहाँ पे कट लगा है, उस पॉइंट पे वहाँ पे जो है वो इन्फ्लेमेशन है और एरिथीमा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। तो ये हमारे पास किस कैटेगरी में आता है, 2C, अलोंग, तो इसको आप कैसे, अलोंग वाउंड। अब जो ग्रेड 2D है, ग्रेड 2D, तो ये क्या होती है, ये अराउंड द वाउंड, ये वाउंड है, ठीक है, ये देखिए ये वाउंड है, वाउंड के अराउंड, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो होती है अराउंड द वाउंड जो होती है वो, उसको रेडनेस है और इन्फ्लेमेशन के साइन आ रहे हैं, इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, अराउंड द वाउंड, अराउंड द वाउंड जो होता है उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, उसको हम रखते हैं जो होती है 2D में, किसमें रखते हैं, 2D में, ठीक है, अराउंड वाउंड, ओके। तो ये आपने यहाँ पे पॉइंट याद रखने हैं। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट जो है वो ग्रेड 3, ठीक है, नेक्स्ट ग्रेड 3 है, इसमें क्या होता है, क्लियर आर हीमोसीरस जो होता है वो वाटरी जो होता है, हीमोसीरस डिस्चार्ज हो रहा है, इसके अंदर जो होता है वो डिस्चार्ज हो रहा है, बट वो पस नहीं है, ठीक है, क्लियर हीमोसीरस सा डिस्चार्ज है वो वाला, बट उसमें क्या है, उसके अंदर पस नहीं है, तो इसको हम कहते हैं ग्रेड 3 का जो वाउंड है वो इन्फेक्टेड वाउंड है, ठीक है। इसकी कौन सा ग्रेड है, ग्रेड 3। तो यहाँ यहाँ पे देखें, इसमें क्या होता है कि इसकी भी जो होती है हमारे पास आगे 4 सब टाइप है, ठीक है, 3A 3B 3C एंड 3D। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो 3A, ठीक है, इसमें क्या होता है, एट वन पॉइंट से होता है सीरियस डिस्चार्ज हो रहा था, वो लेस देन 2 सेंटीमीटर का पॉइंट होता है, यहाँ पे वाउंड है, तो एक पॉइंट से यहाँ से जो होता है वो डिस्चार्ज हो रहा है, यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, एक पॉइंट से, और वो कितना होता है, लेस देन 2 सेंटीमीटर का, लेस देन 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। बी में क्या होता है, अलोंग द वाउंड, ये जो वाउंड है यहाँ पे, यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा था, यहाँ से अलोंग द वाउंड, अराउंड द वाउंड नहीं, अलोंग द वाउंड, ठीक है, अलोंग द वाउंड। अब जो ग्रेड 3C है, इसमें क्या होता है, लार्ज वॉल्यूम जो होता है वो डिस्चार्ज हो रहा था, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा था, ठीक है, वाउंड से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा था। बट जो ग्रेड 3D है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास जो होता है वो प्रोलोंग होता है, प्रोलोंग होता है मोर देन 3 डेज, 3 डेज से ज़्यादा टाइम हो जाता है उसको, जो होता है वो वाउंड से जो होता है वो सीरियस डिस्चार्ज हो रहा होता है। तो इसको किस कैटेगरी में रखते हैं हम, जो ग्रेड 3 या ग्रेड 3 की सब टाइप डी के अंदर, ठीक है, 4 के अंदर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। अब नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट में जो है वो 4 है, ठीक है, ग्रेड 4। अब ग्रेड 4 में क्या होता है, ग्रेड 4 में होता है पस, जो होती है वाउंड से पस निकलती है, ठीक है, पस। अब देखें पस जो होती है यहाँ तो एट वन पॉइंट पे होगी, ठीक है, अगर तो वन पॉइंट पे तो वो लेस देन 2 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है, लेस देन 2 सेंटीमीटर, ओके। और ये जो होगी इसे हम कहते हैं 4A, ओके। और जो 4B होती है, 4B होती है, ये क्या होती है, इसमें जो होती है अलोंग द वाउंड, ये वाउंड है तो वाउंड से हमारे पास पस निकली है, ठीक है, अलोंग द वाउंड,
ठीक है। और हमारे पास जो होती है फिफ्थ ग्रेड होता है इसका, वो क्या होता है, तो फिफ्थ ग्रेड में देखें, फिफ्थ ग्रेड के अंदर क्या होता है, डीप वाउंड होता है, वाउंड होता है वो डीप चला जाता है, ठीक है। जो हमारे पास अंडरलाइन जो टिश्यू होते हैं उनको भी इन्वॉल्व कर लेता है, डीप वाउंड, ठीक है, इन्फेक्शन विद और विदाउट विदाउट टिश्यू ब्रेकडाउन, ठीक है। जो अंडरलाइन टिश्यू होते हैं या तो उनकी ब्रेकडाउन हो जाती है या उनकी ब्रेकडाउन नहीं होती, बट वो टिश्यूज होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, ये होता है ग्रेड जो हमारे पास 5। तो देख लें एक बार दोबारा इनको, जो साउथ एम्पटन जो स्कोरिंग सिस्टम है इसमें जो होते हैं ग्रेड 0 to 5 होते हैं। जो 0 ग्रेड होता है उसमें जो बाउंड होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो नॉर्मल बाउंड होता है, नॉर्मल होता है। बट जो ग्रेड 1 होता है इसमें क्या होती है, हीलिंग होती है और हीलिंग होती है, ठीक है। इसमें नॉर्मल हीलिंग होती है, बट ब्रूजिंग और माइल्ड सा एरिथीमा होता है, इन्फ्लेमेशन नहीं होती, ठीक है। आगे इसकी जो है सब टाइप है। देन उसके बाद ग्रेड 2 है, इसमें एरिथीमा होता है, ठीक है। अगर आप जस्ट ये इनकी सब टाइप नहीं भी याद करते, अगर जस्ट ये भी याद कर लेते तो इससे भी आपको जो एमसीक्यू है वो पिक हो जाएगा, ठीक है। ग्रेड जो 2 है इसमें जो होती है एरिथीमा होता है प्लस इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। ग्रेड 3 के अंदर क्या होता है, क्लियर फ्लूइड आता है, क्लियर फ्लूइड। और ग्रेड जो 4 होता है उसमें जो होती है बस डिस्चार्ज हो रही होती है। और ग्रेड 5 के अंदर क्या होता है, डीप बाउंड होता है, डीप बाउंड होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट जो है वो सेप्सिस, ए सेप्सिस, ठीक है। ए सेप्सिस जो है स्कोरिंग बाउंड स्कोरिंग सिस्टम है, ठीक है। ए सेप्सिस जो बाउंड स्कोरिंग सिस्टम है, ठीक है। तो अब इसको आप देखते हैं हम, तो देखें यहाँ पे हमारे पास इसका जो क्राइटेरिया है, तो इसके अंदर हमारे पास जो पॉइंट होते हैं तो वो देखें उसको हमने किस तरह से जो है पॉइंट किया होता है। तो देखें इसके अंदर हमारे पास जो होते हैं 7 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पैरामीटर क्या है, तो वो देखें इसके अंदर होता है एडिशनल ट्रीटमेंट तो किसी ने नहीं ली उस वाउंड के लिए, लाइक एंटीबायोटिक, या उसने ड्रेनेज तो नहीं करवाया उसका, ठीक है। या उसका जो डिस्चार्ज है वो किस तरह का है, वो सीरियस डिस्चार्ज है, ठीक है, रेडनेस है या नहीं है, पुरुलेंट डिस्चार्ज है, ठीक है, ओके। और उसके बाद सेपरेशन ऑफ डीप वाउंड जो है वो सेपरेट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है, इसके भी पॉइंट होते हैं। और आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया है उसकी आइसोलेशन हुई है या नहीं, ठीक है। अगर स्टे एज इन पेशेंट ओवर 14 डेज उसने पेशेंट ने हॉस्पिटल के अंदर स्टे किया है, 14 डेज से ज़्यादा टाइम हो गया या नहीं, तो ये सारे हम इनको काउंट करते हैं, इनका जो स्कोरिंग सिस्टम है। अब देखें अगर कोई बंदा एडिशनल ट्रीटमेंट उसने लिया, ठीक है, वाउंड था तो वाउंड के लिए उसने एडिशनल ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद तो यहाँ तो वो एंटीबायोटिक उसने जस्ट यूज़ किया है, तो इसका जो हमारे पास अगर उसने यूज़ किया है तो हम उसको स्कोर कितना देंगे, हमारे पास हम जो स्कोर देंगे उसको 10 स्कोर देंगे, कितना देंगे, 10 स्कोर देंगे, ठीक है। अगर उसने जो है एंटीबायोटिक नहीं ली, या एंटीबायोटिक नहीं ली, उसने जो होता है वो ड्रेनेज करवाई है, ठीक है, बट अंडर लोकल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया दे के देन उसके बाद उसकी ड्रेनेज किया, तो हमारे पास जो स्कोर उसको देंगे वो 5 स्कोर हम करेंगे, ठीक है, हम काउंट करेंगे। अगर उसने जो ड्रेनेज करवाई है बट जनरल एनेस्थीसिया, इट मीन कि उसका जो वाउंड है वो सीवियर है, जिसकी वजह से उसका जो होता है उसको जनरल एनेस्थीसिया दे के उसकी जो ड्रेनेज की गई है, ठीक है, तो वो जो होगा हमारे पास उसको कितना स्कोर देंगे, हम 10 स्कोर देंगे, 0, ठीक है। अगर तो उसने जो होता है वो जनरल एनेस्थीसिया नहीं, उसने ड्रेनेज नहीं करवाई, तो हमारे पास स्कोर है 0, ठीक है, ओके। अब देखें नेक्स्ट देखें सीरियस डिस्चार्ज, अगर उसका डिस्चार्ज जो है वो सीरियस डिस्चार्ज है, ठीक है, तो वो हम 0 to 5 स्कोर होते हैं हमारे पास, ठीक है, 0 to 5 स्कोर। अब देखें अगर तो डिस्चार्ज वाउंड से लेस देन 20% वाउंड इन्वॉल्व है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल उसका वाउंड है ये वाला, ठीक है, ये देखें ये वाउंड है और यहाँ पे 20% वाउंड से जो सीरियस डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है, यहाँ इतने पॉइंट से, तो हम कहेंगे इसको जो है इसका स्कोर कितना देंगे, 1 स्कोर देंगे इसको, ठीक है। बट जैसे ही हमारे पास परसेंटेज बढ़ती जाएगी तो हम स्कोर भी बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। लेस देन 20, अगर 20 to 39 है, ठीक है, परसेंट वाउंड इन्वॉल्व हो चुका है, तो उसको स्कोर 2 देंगे। अगर 40 to 59 है, 40 to 59, तो फिर कितना स्कोर है, फिर उसका जो स्कोर है वो 3 है, ठीक है। अगर 60 to 79 है तो उसका जो स्कोर है वो 4 है। और अगर मोर देन 80% वाउंड से जो सीरियस डिस्चार्ज हो रहा है तो उसका जो स्कोर है हम उसको 5 स्कोर देंगे, ठीक है। अब रेडनेस जो है उसको भी इसी तरह से ही है कि अगर लेस देन 20% है तो उसको स्कोर 1 देंगे, मोर देन 80% है तो उसको स्कोर 5 देंगे, ठीक है। 0 to 5 हमारे पास इसका भी स्कोरिंग सिस्टम होता है, इसका भी सेम होता है एज सीरियस डिस्चार्ज, ओके। अब नेक्स्ट देखें अगर जो है पुरुलेंट एक्सुडेट हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, पस आ रहा है, ठीक है, तो पस आ रहा है तो इसका भी सेम हमारे पास होता है स्कोरिंग सिस्टम। इसको देखें पस आ रहा है, अगर इसका 0 to 10 पॉइंट होते हैं तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। जो सीरियस डिस्चार्ज के लिए जो पॉइंट होते हैं वो 0 to 5 हैं, बट अगर जो पस पस उससे डिस्चार्ज हो रहा है वाउंड से तो फिर हम उसको 10 पॉइंट देंगे, कितने देंगे, 10, ठीक है। तो अगर तो लेस देन 20% है
तो फिर हम उसको जो होगा वो 2 पॉइंट देंगे। इसका जो होगा उसमें 1 पॉइंट इंक्रीज़ कर रहे थे, इसमें 2 पॉइंट को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो होगा 2 पॉइंट देंगे, ओके। और अगर 20 to 39 है 4 पॉइंट देंगे, 40 to 59 है 6। इस तरह से हम जो होगा 2 पॉइंट को इंक्रीज़ करते जाएंगे। मोर देन 80 है तो हम उसको 10 पॉइंट देंगे, ठीक है। और जो सेपरेशन ऑफ डीप टिश्यू है, ठीक है, जो हमारे पास इसका डीप टिश्यू होता है, अगर वो सेपरेट हो रहा है वाउंड से, तो अगर वो लेस देन 20% वाउंड जो होता है वाउंड इन्वॉल्व है वहाँ से सेपरेट हो रहा है, तो उसको हम 2 पॉइंट देंगे। इसी तरह से हमारे पास जैसे 20% इंक्रीज़ करता जाएगा, तो हम उसका 2 जो नंबर है उनको इंक्रीज़ करते जाएंगे, ठीक है। तो इसके भी 0 to 10 पॉइंट होते हैं। आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया, अगर तो बैक्टीरिया आइसोलेशन हुई है तो हम कहेंगे हमारे पास कितना स्कोर है 10, अगर नहीं है तो 0। और स्टे एज इन पेशेंट ओवर 14 डेज, अगर 14 डेज से ज़्यादा उसने हॉस्पिटल में स्टे किया है तो फिर भी उसको 10 नंबर देंगे। अगर इससे कम स्टे किया है तो फिर हम उसको नंबर 0 देंगे, ठीक है। ओके, तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखने। अब देखें, ये तो था हमारे पास स्कोरिंग सिस्टम। अब इस बेस पे हम इसका जो होगा हम बनाएंगे कि ये जो वाउंड है इसके अंदर जो है वो इन्फेक्शन है या नहीं है, तो उसकी बेस पे हम इसको स्कोर काउंट करेंगे। हमारे पास जो टोटल अगर किसी का स्कोर आता है, ठीक है, टोटल स्कोर अगर 0 to 10 आता है तो हम कहेंगे हमारे पास जो वाउंड है वो सेटिस्फैक्ट्री है, कोई भी इशू नहीं है, हीलिंग उसकी नॉर्मल हो रही है, उसमें इन्फेक्शन नहीं है, ठीक है, फैक्ट्री है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है, हीलिंग हो रही है। अगर उसके अंदर जो स्कोर है वो उसका स्कोर 11 to 20 है, 11 to 20 है, तो फिर हम कहेंगे डिस्टर्बेंस ऑफ हीलिंग है, उसकी जो हीलिंग प्रोसेस, जो हीलिंग का मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब है, उसकी में भी वो प्रोलोंगेशन है, हीलिंग जो मैकेनिज्म है, तो इसे हम कहते हैं वो डिस्टर्ब हीलिंग है, ठीक है, डिस्टर्बेंस हीलिंग है, ओके। और अगर उसका जो स्कोर है 20 to 30 आता है, 20 to 30, तो हम कहेंगे माइनर वाउंड इन्फेक्शन है, माइनर, ठीक है, वाउंड इन्फेक्शन, ओके। और अगर उसका 31 to 40 स्कोर आता है, 40 स्कोर, तो फिर जो होगा हमारे पास मॉडरेट वाउंड इन्फेक्शन होगा, ठीक है। और अगर उसका मोर देन 40 आता है तो हम कहेंगे इसको सीवियर इन्फेक्शन है। तो उसके लिए हमने एज सुन एज पॉसिबल जो होता है उसको जो होता है इन्फेक्शन जो होता है उसकी अगर तो नेक्रोटिक टिश्यू है उसके अंदर उसको डिब्राइडमेंट करेंगे, ड्रेनेज करेंगे, ठीक है, सीवियर, उसकी हम सर्जरी करते हैं, सीवियर इन्फेक्शन, ओके। तो ये था हमारे पास ए सेप्सिस वाउंड स्कोरिंग सिस्टम। तो अभी आप देखें इसके नेम से आपने देखना ए सेप्सिस, ठीक है, ए, ठीक है, SEPSIS। तो इसके नेम से आपने जो होता है इसका जो होती है आपने जो 7 पैरामीटर्स हैं उनको आपने याद रखना है। ए सेप्सिस स्कोरिंग सिस्टम, ए से हमारे पास एडिशनल ट्रीटमेंट, सीरियस डिस्चार्ज, एरिथेमा, पुरुलेंट डिस्चार्ज, और उसके बाद सेपरेशन ऑफ डीप बाउंड, आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड स्टे एज इन पेशेंट ओवर 14। अगर 0 to 20, 10 to 20 मार्क्स हैं तो वो जो होती है हमारे पास 0 to 10 है तो हमारे पास जो वाउंड हीलिंग है वो नॉर्मल है, ठीक है, ओके। अगर जो उसके अंदर जो होती हैं वो आप देखें हमारे पास जो होता है उसकी जो होती है 11 to 20 है तो वो डिस्टर्बेंस ऑफ हीलिंग है। 20 to 13 जैसे हम कहेंगे माइनर बाउंड इन्फेक्शन है। अगर 31 to 40 है, ठीक है, उसका स्कोर आ रहा है तो मॉडरेट बाउंड हीलिंग है। और अगर मोर देन 40 आ रहा है तो सीवियर बाउंड हीलिंग है। तो ये था हमारे पास जो है इसका स्कोरिंग सिस्टम।